इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 3 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रोसेस शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है? जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस रन कर रही होती है, तो किस प्रोसेस को क्या रिसोर्स देनी है, कब देनी है, तो ये सब कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो प्रोसेस की शेड्यूलिंग होती है वो ये इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी मदद लेता है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेड्यूलर्स की। ठीक है, सो अलग अलग टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स होते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए। तो अलग अलग टाइप के शेड्यूलर्स भी हम देखेंगे। सो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस वेरियस शेड्यूलर्स फॉर द प्रोसेस शेड्यूलिंग डिस्क्राइब्ड बिलो। तो 3 टाइप्स के बेसिकली शेड्यूलर्स होते हैं। देखिए, फर्स्ट तो होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, देन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, देन थर्ड है मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। सो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है? स्केड्यूलर कह लीजिए, शेड्यूलर कह लीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। सो कुछ पॉइंट्स देखते हैं रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज, इसको जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। इट चूजेज द प्रोसेसेस from the pool secondary memory and keeps them in the ready queue maintained in the primary memory। इससे प्रीवियस चैप्टर यदि आप देखेंगे तो उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोसेसेस होती। पहले तो प्रोसेस क्रिएट हुई, तो क्रिएट जब होती है तो वो कहाँ पर है? सेकेंडरी मेमोरी में है अभी तक। फिर उसको रेडी क्यू में लाया जाता है, मतलब मेन मेमोरी में, ताकि उस रेडी क्यू में आते ही उसका नंबर आ जाएगा किसके लिए? CPU एलोकेट हो जाएगा उसको एग्जीक्यूट होने के लिए जब भी उसका नंबर आएगा। तो इधर पूल किसको कहा गया? सेकेंडरी मेमोरी को। ठीक है, उस पूल में से एक प्रोसेस पिक करी किसने? शेड्यूलर ने, एंड उसको फिर रेडी क्यू में डाला जाता है। और रेडी क्यू कहाँ मेंटेन होती है? प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, ये काम किसका होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मेनली कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो वो किसकी मदद से हो रहा? तो कौन कंट्रोल करता है इनको? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। द पर्पज ऑफ द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज टू चूज अ परफेक्ट मिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट बाउंड एंड CPU बाउंड प्रोसेसेस अमंग द जॉब्स प्रेजेंट इन द पूल। पूल मतलब देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो वेट कर रही है कि हमें कब रेडी क्यू में डाला जाएगा और हम एग्जीक्यूट होंगे या फिर हम रन होंगे। ठीक है, तो प्रोसेसेस बेसिकली क्या होती है? इनपुट आउटपुट बाउंड या CPU बाउंड होती हैं। कुछ प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट में ज़्यादा वक्त बिताती हैं, कुछ को CPU का टाइम ज़्यादा चाहिए। तो ये जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, इट टेक्स ये इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि प्रोसेसेस वो ऐसे पिक करता है जो रेडी क्यू में पिक करनी, मतलब मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए। ये एक मिक्स होती है इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस और CPU बाउंड। सिर्फ CPU बाउंड प्रोसेसेस होंगी तो उन्हें तो फटाफट CPU ही चाहिए ना। और यदि इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस है तो वो तो इनपुट आउटपुट में ही बिजी रहेंगे, CPU तो फ्री रहेगा तब। सो ऐसा एक परफेक्ट मिक्स कर दिया जाता है कि जब कुछ प्रोसेसेस CPU को यूज़ कर रही है तो कुछ अपना इनपुट आउटपुट का काम चल रहा है उन पे। सो दोनों टाइप की प्रोसेसेस का मिक्सचर वो पिक करता है कौन? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। नाउ थर्ड पॉइंट है, इफ द जॉब शेड्यूलर चूजेस मोर इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस देन ऑल ऑफ द जॉब्स में रिसाइड इन द ब्लॉक्ड स्टेट all the time and the CPU will remain idle most of the time। ज़्यादातर इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस होगी तो इनपुट आउटपुट में ही बिजी रहेंगी, मतलब अब वो CPU टाइम तो नहीं, मतलब एग्जीक्यूट तो नहीं हो रही है। तो उनको किस स्टेट में हम कहते हैं? ब्लॉक्ड स्टेट या वेटिंग स्टेट में, क्योंकि वो अपना इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रही होती है, CPU अभी उन्हें नहीं चाहिए। तो इसमें ऐसी प्रोसेसेस यदि ज़्यादा रखेंगे तो CPU ज़्यादातर टाइम आइडल रहेगा, तो इससे क्या होता है? एफिशिएंसी घट रही है। So this will reduce the degree of multi-programming. Therefore, the job of long-term scheduler is very critical and may affect the system for a very long time। तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये एक परफेक्ट मिक्स लेके आए इनपुट आउटपुट बाउंड और CPU बाउंड प्रोसेसेस का, वरना डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग घट सकती है, एफिशिएंसी घट सकती है ओवरऑल सिस्टम की, और रिसोर्सेज का वेस्टेज हो सकता है। ठीक है, नाउ सेकेंड स्केड्यूलर हम देखते हैं, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज, इसको CPU स्केड्यूलर बोलते हैं। लॉन्ग टर्म को क्या कहते हैं? जॉब स्केड्यूलर। अब CPU शेड्यूलर किसको कहते हैं? शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर को।
It selects one of the jobs from the ready queue and dispatch to the CPU for the execution. देखिए सेकेंडरी मेमोरी सपोज यहाँ थी, ठीक है, यहाँ से ये रेडी क्यू में मतलब प्राइमरी मेमोरी में आई, तो ये काम किसका होता है, जॉब्स को रेडी क्यू में लाने का, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का। अब रेडी क्यू में प्रोसेसेस हैं अपना वेट कर रही हैं, देखिए डिफरेंट डिफरेंट कुछ प्रोसेसेस हैं यहाँ पे। अब यहाँ सीपीयू चाहिए, ठीक है, ये सपोज सीपीयू हो गया, तो रेडी टू रनिंग स्टेट में लाने के लिए मतलब किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट होगा, फिर कितनी देर के लिए होगा। कई बार क्या होता है सीपीयू थोड़ी देर हुआ फिर उसको वापस से इस क्यू में सेंड कर दिया जाता है, यदि कोई हाई प्रायोरिटी कोई प्रोसेस आ गई तो अलग अलग कंडीशंस होती है उसकी कि कब उसको वापस से सस्पेंड किया जाता है प्रोसेस को। सो सीपीयू का किस प्रोसेस को कितना टाइम देना है, किसको किस प्रोसेस को अब हटाना है सीपीयू से, किसको ज़्यादा महत्व देना है, प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, तो ये सीपीयू शेड्यूलिंग का काम कौन करता है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। It selects one of the jobs from the ready queue and dispatch to the CPU for the execution, ठीक है। तो रेडी टू रन स्टेट में लाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, सीपीयू स्केड्यूलर की, जिसको हम शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर भी कहते हैं। A scheduling algorithm is used to select which job is going to be dispatched for the execution। देखिए किस जॉब को पिक करना है सीपीयू में एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये सब डिसाइड क्या मतलब ऐसे ही रेंडमली नहीं डिसाइड हो जाता है, प्रॉपर एल्गोरिदम को फॉलो करके ये चीज़ें जो है सिलेक्ट होती हैं। सो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम का यूज़ होता है फॉर दिस। नाउ द जॉब ऑफ द शॉर्ट टर्म scheduler can be very critical in the sense that if it selects job whose CPU burst time is very high, then all the jobs after that will have to wait in the ready queue for a very long time। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टारवेशन, जो कि यहाँ लिखा भी है, तो एक बार मैं रीड कर देती हूँ फिर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपको समझा दूंगी। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड starvation, which may arise if the short term scheduler makes some mistakes while selecting the job। देखिए क्या होता है, बहुत सारी प्रोसेसेस है बट कोई एक प्रोसेस है जिसको ज़्यादा देर सीपीयू की ज़रूरत है, इसलिए उसको कहते हैं सीपीयू बर्स्ट टाइम, मतलब जितनी देर के लिए वो सीपीयू को यूज़ कर रहा है वो जॉब पर्टिकुलर प्रोसेस वो उसको सीपीयू चाहिए। तो किसी जॉब का सीपीयू बर्स्ट टाइम बहुत हाई है तो बाकी की जॉब्स क्या है, वो वेट ही कर रही हैं कि कब हमारा नंबर आएगा, ठीक है। तो ये जो वेटिंग गेम होता है ना जिसमें दूसरी प्रोसेसेस वेट कर रही हैं और उनका नंबर नहीं आ रहा, उनको सीपीयू मिल नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन को स्टारवेशन कहते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्लीट ट्यूटोरियल में काफ़ी जगह आपको ये टर्म मिलेगा और हमारी कोशिश होनी चाहिए किसी भी एल्गोरिदम की या किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी के लिए स्टारवेशन कंडीशन अवॉइड करनी, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, जो कि हम आगे देखेंगे। सो ऐसी कंडीशन को कहते हैं स्टारवेशन। तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर यदि अच्छे से अपना काम नहीं करेगा, मतलब सही प्रोसेस को सिलेक्ट यदि इसने नहीं किया, तो कौन सी प्रॉब्लम अकर हो सकती है, वो है स्टारवेशन की, ठीक है। सो इसका रोल बहुत क्रिटिकल होता है। टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर को बहुत ही केयरफुली जॉब्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। नाउ अब बात करते हैं मीडियम टर्म स्केड्यूलर की। Medium term scheduler takes care of the swapped out processes. If the running state processes need some input output time for the completion, then there is a need to change its state from running to waiting, ठीक है। सारे पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। मीडियम टर्म स्केड्यूलर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इट रिमूव्स द प्रोसेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू मेक रूम फॉर द अदर प्रोसेसेस। देखिए क्या होता है, कुछ प्रोसेस रन कर रही है बट रनिंग स्टेट से समटाइम्स प्रोसेस को हटाना पड़ता है, उसकी बहुत कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन तो क्या हो सकती है, प्रोसेस को खुद ही सीपीयू की ज़रूरत नहीं है, अभी सपोज उसे इनपुट आउटपुट पे कुछ इनपुट आउटपुट टाइम की ज़रूरत है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग उसे करनी है, तो उस प्रोसेस को हटा के ब्लॉक्ड या वेटिंग स्टेट में कर दिया जाता है और यहाँ फिर किसी और स्टेट को लाया जाता है, किसमें, रनिंग स्टेट में, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई है, तो यदि कोई प्रोसेस लो प्रायोरिटी के तो भी उसको वापस से रेडी क्यू में डाला जाता है, समटाइम्स सेकेंडरी स्टोरेज में भी डाला जाता है, वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो इसी चीज़ को कहते हैं स्वैप आउट करना, ठीक है। प्रोसेस को मतलब रनिंग से वेटिंग में लाना और दोबारा से फिर वेटिंग से रनिंग में करना, ये चीज़ें किसका काम होती है, दिस टास्क इज परफॉर्म बाय मीडियम टर्म स्केड्यूलर। सो ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
Medium term scheduler is used for this purpose. It removes the process from the running state to make room for the other processes. Such processes are swapped out processes. Swap in swap out का मतलब ही होता है प्रोसेस को एंटर कराना और प्रोसेस को रिमूव करना फ्रॉम एनी पर्टिकुलर स्टेट. बेसिकली तो रनिंग टू वेटिंग होता है, या वेटिंग से फिर से रनिंग करना, या समटाइम्स रनिंग स्टेट से रेडी क्यू में डाल देना वापस से, फिर रेडी क्यू से फिर से रनिंग में लेना. सो सच प्रोसेसेस आर द स्वैप्ड आउट प्रोसेसेस एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को कहते हैं स्वैपिंग, जो कि आगे इसको डिटेल में भी हम देखेंगे. द मीडियम टर्म स्केड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग द प्रोसेस. सस्पेंड मतलब थोड़ी देर के लिए हटा देना उसको, एंड देन वापस से उस प्रोसेस को जब सीपीयू की ज़रूरत है, या फिर जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस थी उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, जब सीपीयू फिर से फ्री हो गया, तो वापस से उस प्रोसेस को रिज्यूम कराना. तो सस्पेंड और रिज्यूम कराना किसी प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्वैपिंग. मतलब स्वैप आउट करना, रिमूव करना टेम्परेरीली, फिर वापस से उसको रिज्यूम कराना, स्वैपिंग. तो ये टास्क कौन परफॉर्म कर रहा होता है? मीडियम टर्म स्केड्यूलर. It reduces the degree of multi-programming. The swapping is necessary to have a perfect mix of processes in the ready queue. स्वैपिंग ज़रूरी होती है ताकि एक परफेक्ट मिक्स मिल सके रेडी क्यू में, मतलब इनपुट आउटपुट बाउंड और सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस का. बट इससे क्या होता है, बार बार स्वैप इन स्वैप आउट करने से जो आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो रिड्यूस हो जाती है. सो हमने 3 काइंड्स ऑफ शेड्यूलर्स देखे, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर एंड मीडियम टर्म स्केड्यूलर. नाउ प्रोसेस क्यूज देखते हैं. जो हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट क्यूज मेंटेन होती प्रोसेस की, वो कैसी कैसी क्यूज होती वो हम देख लेते हैं. द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस वेरियस टाइप्स ऑफ क्यूज. क्यूज तो बेसिकली देखिए क्या होता है, एक लाइन में जैसे चीज़ें हैं. क्यू वैसे आप डाटा स्ट्रक्चर में भी देखेंगे, वो भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा डाटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में बहुत जल्दी लाने वाली हूँ. सो वहाँ पे क्यू को और डिटेल में देखेंगे. बाकी इन जनरल इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो क्यू क्या होता है? जैसे क्यू में खड़े हैं लोग, टिकट बुकिंग सेंटर है, सपोज क्यू में खड़े हैं. अब तो चीज़ें ऑनलाइन हो गई, बट फिर भी बहुत सारे टास्क होते हैं जिसमें एक क्यू मेंटेन होती है. ठीक है, क्यू मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक लाइन में. The operating system manages various types of queues for each of the process states. हर प्रोसेस के स्टेट के लिए एक प्रॉपर क्यू मेंटेन रहती है. और हर प्रोसेस का क्या मेंटेन रहता था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मेंटेन करता है? पीसीबी. पीसीबी होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. हर प्रोसेस का होता है, इसमें प्रोसेस के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सेव्ड रहती है. इसी की मदद से फिर जो है सारी स्केड्यूलिंग की जाती है प्रोसेस की, प्रोसेस मैनेजमेंट हो पाता है इजीली. The PCB related to the process is also stored in the queue of the same state. PCB भी स्टोर रहता है उस क्यू में. If the process is moved from one state to another state, then its PCB is also unlinked from the corresponding queue and added to the other state queue in which the transition is made. देखिए क्यू जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स हमने देखी थी एक प्रोसेस की, रेडी, रनिंग, वेट, ब्लॉक, वो जितनी भी थी, इससे प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें स्टेट डायग्राम भी आपको दिखेगा प्रोसेस का. तो हर स्टेट का भी हर स्टेट पे अपनी एक क्यू मेंटेन्ड है और उस क्यू पे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मेंटेन्ड है. तो यदि एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से, सपोज रेडी स्टेट से रनिंग में चली गई, तो रेडी स्टेट जो मेंटेन्ड है वहाँ से पीसीबी को हटा के अब उस प्रोसेस जिस स्टेट में है पीसीबी भी उसके साथ साथ वहीं चला जाता है. ठीक है. देयर आर द फॉलोइंग क्यूज मेंटेन्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अलग अलग टाइप की क्यूज है. सबसे पहले है जॉब क्यू. इन स्टार्टिंग ऑल द प्रोसेसेस गेट स्टोर्ड इन द जॉब क्यू. हर प्रोसेस जो है उसको एक यूनिक आईडी जो है असाइन होती है. तो सबसे पहले तो उसको जॉब क्यू में डाला जाता है कि हाँ हमें अब एग्जीक्यूशन के लिए हम रेडी हैं. तो सीपीयू फिर धीरे धीरे उन्हें पिक करता है, किस में लेके आता है? रेडी क्यू में. रेडी से फिर उनको फिर रनिंग स्टेट में जाना होता है. तो सबसे पहले जो क्यू बनती है वो तो जॉब क्यू बनती है कि हाँ इतने जॉब से ये जॉब है, इन्हें एग्जीक्यूट कराना है. इन स्टार्टिंग ऑल द प्रोसेसेस गेट स्टोर्ड इन द जॉब क्यू. इट इज़ मेंटेन्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी. ये सेकेंडरी मेमोरी में जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस स्टोर्ड है, वहीं पे ये जॉब क्यू मेंटेन्ड होती है. द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, जॉब स्केड्यूलर जिसको कहते हैं हम. शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर को क्या कहते हैं? सीपीयू स्केड्यूलर. और लॉन्ग टर्म को जॉब स्केड्यूलर, जिसका काम होता है सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी मतलब रेडी स्टेट में प्रोसेसेस को लाना. द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर दैट इज जॉब स्केड्यूलर पिक्स
सम ऑफ द जॉब्स एंड पुट देम इन द प्राइमरी मेमोरी। वो हम देख ही चुके हैं कि वो एक परफेक्ट मिक्सचर देखता है इनपुट आउटपुट बाउंड और सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस का, और कुछ प्रोसेसेस को फिर वो रेडी क्यू में लेके आता है और फिर रेडी से फिर वो रनिंग में उनको ले जाया जाता है। वो रेडी टू रनिंग का काम कौन करता है? शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। तो देखिए इस तरीके से जो है डिफरेंट क्यूज आपको दिखेंगी। जॉब क्यू सबसे पहले तो प्रोसेस क्रिएट हुई है यहाँ पे, तो जॉब क्यू से फिर नई प्रोसेस को कहाँ लेके आया जाता है? रेडी क्यू में। ठीक है, सो जॉब क्यू से रेडी, देन इसको स्केड्यूलिंग की जाती है कि किसको सीपीयू एलोकेट होगा, फिर उसका नंबर आता है सीपीयू में, दैट मीन्स रनिंग स्टेट में जिसको हम कहते हैं। और यदि वहीं पे टास्क कंप्लीट हो गया तो वो प्रोसेस टर्मिनेट हो गई, और टास्क यदि नहीं कंप्लीट हुआ, सपोज सीपीयू जितना यूज़ करना था हुआ, उसे फिर बीच में इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है, तो उसको किस स्टेट में डाल दिया जाता है? वेटिंग। ठीक है, या फिर कोई इवेंट अकर होनी है तो इवेंट अकर होगी। ठीक है, इनपुट आउटपुट हो सकती, कोई इवेंट अकर हो सकती, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ सकती है तो उसको हटाना पड़ता है। टाइमर या प्रायोरिटी सेट होती है। कई बार राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें कुछ टाइम के लिए सीपीयू एलोकेटेड है हर प्रोसेस को, उसके बाद जो है उसको हटा दिया जाता है, तो टाइमर भी सेट होता है समटाइम्स प्रोसेसेस पे। जो भी है ये वापस से फिर रेडी स्टेट में आएंगी, बट फाइनली अपना रेडी स्टेट से फिर ये सीपीयू में अपना जो है कंप्लीट करके वो फिर फाइनली प्रोसेस क्या होती है? टर्मिनेशन स्टेट पे चली जाती है। उसको फिर उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डिलीट कर दिया जाता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मेंटेन थी वो सब डिलीट कर दी जाती, किल कर दी जाती। तो इस स्टेट को हम कहते हैं द प्रोसेस इज टर्मिनेटेड और कंप्लीटेड। ठीक है। सो सबसे पहले हमने देखा जॉब क्यू हम देख चुके। अब ये डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा आपको डिफरेंट डिफरेंट क्यूज। जॉब क्यू तो सेकेंडरी में है, देन रेडी क्यू का नंबर आएगा। ठीक है, रेडी क्यू मतलब इट इज मेंटेन्ड इन द प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी से प्राइमरी में ले आए प्रोसेसेस को। कौन? लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का काम था। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर ने कुछ प्रोसेसेस को रेडी क्यू में शिफ्ट कर दिया। जब तक वो सेकेंडरी स्टोरेज में थी तब तक उसको जॉब क्यू कह रहे थे, और जॉब क्यू से फिर रेडी क्यू में लाया गया कुछ प्रोसेसेस को। दैट मीन्स रेडी क्यू कहाँ मेंटेन होती है? प्राइमरी मेमोरी में, और जॉब क्यू कहाँ मेंटेन होती है? सेकेंडरी मेमोरी में। रेडी क्यू इज मेंटेन्ड इन प्राइमरी मेमोरी। द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर पिक्स द जॉब फ्रॉम द रेडी क्यू एंड डिस्पैच टू द सीपीयू फॉर द एग्जीक्यूशन। रेडी क्यू से फिर उसको वहाँ से फिर सीपीयू एलोकेट होता है अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। देन यदि सीपीयू नहीं चाहिए तो वापस से उनको इनपुट आउटपुट, यदि सपोज इनपुट आउटपुट का कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उनको किस स्टेट में डाला जाता है? वेटिंग में या ब्लॉक स्टेट में। समटाइम्स हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई तो भी उन्हें वापस से वेटिंग क्यू में डाल दिया जाता है, या फिर कोई और टास्क यदि परफॉर्म करना है उस प्रोसेस को। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उसे टेम्परेली सस्पेंड करना पड़ता है। तो उस क्यू को कहते हैं जहाँ प्रोसेस वेट कर रही है, तो वेटिंग क्यू। when the process needs some input output operation in order to complete its execution, operating system changes the state of the process from running से waiting में आ गया। द कंटेक्स्ट, जिसको पीसीबी कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस या फिर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो कि हर प्रोसेस का मेंटेन होता है, कौन मेंटेन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। द कंटेक्स्ट दैट इज पीसीबी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस गेट्स स्टोर्ड ऑन द वेटिंग क्यू विच विल बी यूज्ड बाय द प्रोसेसर व्हेन द प्रोसेस फिनिशेज द इनपुट आउटपुट। तो उसका पीसीबी भी किस स्टेट में चला जाता है? वेटिंग क्यू में। और जो लास्ट इंस्ट्रक्शन था जहाँ पे उस प्रोसेस को हटाया गया था, जब वो रेज्यूम होगी तो उस पीसीबी में देखा जाएगा कि लास्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब लास्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हुआ था उसका एड्रेस देखा जाता है, वो डिटेल्स देखी जाती, फिर आगे का एग्जीक्यूशन रिज्यूम हो जाता है। सो हमने क्या देखा? जॉब क्यू, रेडी क्यू एंड देन वेटिंग क्यू। और अब देखते हैं डिफरेंट टाइम्स रिलेटेड टू द प्रोसेस। हर प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टाइम एसोसिएटेड है, और ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम आएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीट। तो रेडी क्यू मतलब रेडी क्यू में एक प्रोसेस आई, दैट मीन्स इसको क्या कहते हैं? अराइवल टाइम, एटी शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, एटी। ठीक है, अराइवल टाइम। फिर रेडी से रनिंग में आने के लिए प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, एकदम इमीडिएटली तो किसी भी प्रोसेस को सीपीयू नहीं एलोकेट हो रहा है,
तो वेटिंग टाइम मतलब किसी प्रोसेस को जो सीपीयू मिलने से पहले वेट करना पड़ रहा है, दैट इज़ वेटिंग टाइम, जिसको शॉर्ट में डब्ल्यू बोल सकते हैं आप। फिर कितनी देर के लिए सीपीयू एलोकेट हुआ, मतलब उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, सीपीयू उसको जितनी देर के लिए अलॉट हुआ उसको सीपीयू बर्स्ट टाइम भी कहते हैं या सिंपली बीटी भी कहते हैं, बर्स्ट टाइम। दैट मीन्स सीपीयू कितनी देर के लिए उस प्रोसेस को मिला है। बर्स्ट टाइम मतलब जैसे ही कंप्लीशन हो गया उसका तो प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो इसको फाइनली कहते हैं कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम में तो सब आ गया, अराइवल टाइम भी, वेटिंग टाइम भी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को, मतलब जब पहली बार प्रोसेस आई थी और कंप्लीट उसका एग्जीक्यूशन होने तक उस सबको हम कहेंगे कंप्लीशन टाइम। तो ये हो गया सीटी। ठीक है, तो सीटी क्या हुआ, यदि देखिए इसको यदि हम शॉर्ट में इस इक्वेशन को भी लिखे सबसे पहले, तो सीटी क्या है, अराइवल टाइम, तीनों का जो है वो एडिशन हो जाएगा ना, अराइवल टाइम। फिर अराइवल टाइम के बाद प्रोसेस पहले आई थी, फिर उसने वेटिंग टाइम, उसने वेट किया सीपीयू का, फिर सीपीयू मिला, तो सीपीयू मिलने के बाद जितनी देर सीपीयू एलोकेट हुआ या प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूट हुई तो उसको बर्स्ट टाइम कहेंगे। इन तीनों के एडिशन को कंप्लीशन टाइम। फिर एटी को यदि यहाँ पे शिफ्ट कर दे इक्वेशन में, ठीक है, तो सी टी माइनस ए टी क्या होता है, डब्ल्यू टी प्लस बी टी, टर्न अराउंड टाइम, सी टी माइनस ए टी, इसको टर्न अराउंड टाइम कहा गया है। ठीक है, टी ए टी क्या हुआ, डब्ल्यू टी और बी टी को ऐड करेंगे, मतलब ये वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम के एडिशन को ये टर्न अराउंड टाइम हो गया। ठीक है, एंड वेटिंग टाइम क्या रहा, ये डब्ल्यू टी जो है, डब्ल्यू टी का मतलब क्या हुआ, सी टी माइनस ए टी को तो टी ए टी बोल दिया गया, टी ए टी माइनस बी टी हो गया आपका वेटिंग टाइम। तो ये कुछ इक्वेशंस हैं, निकली बेसिकली इसी से हैं, बट ये आप याद रखिएगा तो डायरेक्टली कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी जो भी हम न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे। कभी कभी कहा जाता है टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कीजिए, आपको सीधा फॉर्मूला याद रहेगा, तो सी टी माइनस ए टी होता है टर्न अराउंड टाइम, फिर वेटिंग टाइम होता है टी ए टी माइनस बी टी। ये दो तीन इक्वेशंस आप याद रखिए। तो टी ए टी क्या है, टर्न अराउंड टाइम, बी टी है बर्स्ट टाइम एंड ए टी है अराइवल टाइम। ठीक है, तो दीज आर वेरियस टाइम्स रिलेटेड टू द प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब डिफरेंट टाइम्स देख लेते हैं। अराइवल टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम मतलब द टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर्स इनटू द रेडी क्यू इज कॉल्ड द, जब पहली बार उन्हें रेडी क्यू में डाला जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज अराइवल टाइम, मतलब एटी, द प्रोसेस हैज अराइव्ड इन द रेडी क्यू, अभी वो आई है सिर्फ। फिर बर्स्ट टाइम हुआ, बर्स्ट टाइम मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू टू एग्जीक्यूट द होल प्रोसेस इज कॉल्ड बर्स्ट टाइम। अब इसमें टोटल टाइम होता है, कई बार प्रोसेस को सस्पेंड भी कर दिया जा रहा है, वो सब नहीं, टोटल सीपीयू कितनी देर के लिए है। ठीक है, तो उस टोटल टाइम को बर्स्ट टाइम कहते हैं। दिस डज नॉट इंक्लूड द, इसमें वेटिंग टाइम नहीं आता है। ठीक है, सो जैसे 2 यूनिट्स के लिए सीपीयू यूज़ हुआ, फिर वो प्रोसेस सस्पेंड हो गई, फिर मतलब वेटिंग स्टेट में चली गई, वापस से उसको 3 यूनिट्स के लिए सीपीयू एलोकेट हुआ, तो 2 + 3 मतलब उसकी प्रोसेस कंप्लीट होने तक जितनी बार भी सीपीयू एलोकेट हुआ, उन टोटल जितनी देर के लिए भी सीपीयू मतलब यूटिलाइज किया गया उसको बर्स्ट टाइम कहेंगे। It is confusing to calculate the execution time for a process even before executing it. Hence, the scheduling problems based on the burst time cannot be calculated. ठीक है, तो पहले से क्योंकि जो है बर्स्ट टाइम को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, पहले से नहीं पता लगाया जा सकता कि एक्चुअली कितना टाइम एक प्रोसेस ले सकती है, तो शेड्यूलिंग प्रॉब्लम समटाइम्स एट अ टाइम भी जो है वो डिसीजन लिया जाता है कि कितना क्या स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम फॉलो होगा वहाँ पे। तो ये आगे जब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सो बर्स्ट टाइम हो गया जितनी देर के लिए सीपीयू की ज़रूरत पड़ रही है एक प्रोसेस को। देन है कंप्लीशन टाइम, द टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर्स इनटू द कंप्लीशन स्टेट और द टाइम एट विच द प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम। ठीक है, जितना टोटल टाइम उसे लगा है पहली बार प्रोसेस जो एंटर हुई थी रेडी क्यू में और टोटल कंप्लीट होने में, तो उस पूरे टाइम को हम कहेंगे कंप्लीशन टाइम, जिसमें आपका अराइवल टाइम भी आ जाएगा, वेटिंग टाइम भी, बर्स्ट टाइम भी, जो कि हम उस डायग्राम में देख चुके हैं जो प्रीवियस अभी डिस्कस किया था हमने। टर्न अराउंड टाइम मतलब टी ए टी, द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस फ्रॉम इट्स अराइवल टू इट्स कंप्लीशन इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम।
जैसे ही वो अराइव हो गई, इसमें अराइवल टाइम को आप हटा दीजिए। वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम, उन दोनों के एडिशन को हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे टी ए टी इज सी टी माइनस ए टी कह लीजिए, या फिर वेटिंग टाइम प्लस यहाँ बर्स्ट टाइम को इधर ले जाएंगे तो वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम को ऐड करेंगे तो ये देखिए डब्ल्यू टी और बी टी के एडिशन को हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। इसमें अराइवल टाइम हटा दीजिए आप, ठीक है। सो वो हो गया टर्न अराउंड टाइम टी ए टी। अब वेटिंग टाइम क्या होता है, जितनी देर के लिए रेडी क्यू में वेट कर रही है एक प्रोसेस की, कब उसे सीपीयू एलोकेट होगा। द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द प्रोसेस वेट्स फॉर द सीपीयू टू बी असाइंड इज कॉल्ड वेटिंग टाइम, डब्ल्यू टी जिसको कहेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पर बेस होंगे। देन है रिस्पॉन्स टाइम। The difference between the arrival time and the time at which the process first gets the CPU is called response time. पहली बार देखिए, वैसे तो सीपीयू एलोकेट हो रहा है, फिर से वेट स्टेट में प्रोसेस जा रही है, फिर एलोकेट हो रहा है, बट पहली बार जब प्रोसेस आई एंड द टाइम, जब पहला रेस्पॉन्स, पहली बार उसको सीपीयू मिलता है, उसको रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं, ठीक है। So the difference between arrival time and the time at which the process first gets the CPU, जो पहला वेटिंग टाइम उसका रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स टाइम। बाकी ये सारे कॉन्सेप्ट्स न्यूमेरिकल्स के थ्रू और भी इजीली क्लियर हो जाएंगे। अब सीपीयू स्केड्यूलिंग देखते हैं हम। तो सीपीयू स्केड्यूलिंग में क्या है, in the uniprogramming systems like MS-DOS, when a process waits for any input-output operation to be done, the CPU remains idle. This is an overhead since it wastes the time and causes the problem of starvation. यूनिप्रोग्रामिंग सिस्टम्स जैसे MS-DOS में एक प्रोसेस जब तक वेटिंग पीरियड में है, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का वेट कर रही, वेटिंग स्टेट में, तब तक सीपीयू क्या है, आइडल है, खाली बैठा हुआ है। दिस इज़ एन ओवरहेड, मतलब एक तरीके से इनएफिशिएंसी हो रही है, ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, और इससे क्या है, दूसरी प्रोसेसेस वेट ही कर रही। जब एक इनपुट आउटपुट में बिजी है तो दूसरी प्रोसेस को टर्न दे देना चाहिए, बट जो यूनिप्रोग्रामिंग सिस्टम्स है उसमें जब तक एक प्रोग्राम कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता दूसरे का नंबर नहीं आएगा, तो यहाँ पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाती थी। हाउएवर इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स the CPU doesn't remain idle during the waiting time of the process and it starts executing other processes. Operating system has to define which process the CPU will be given. तो इस starvation की प्रॉब्लम को, इस ओवरहेड को रिड्यूस करने के लिए कौन से सिस्टम्स का यूज़ किया गया, मल्टी प्रोग्रामिंग का, ठीक है। वहाँ पे क्या रहा, सीपीयू आइडल नहीं रह रहा है, जैसे वो आइडल रह रहा है तो दूसरी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो जा रहा है। सो वही चीज़ हम यहाँ देखते हैं। देखिए, इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स the operating system schedules the processes on the CPU to have the maximum utilization of it, मतलब CPU का maximum utilization हो जा रहा है, एंड इसी प्रोसेस को कहते हैं CPU scheduling। किसको CPU लेकिन एलोकेट होगा, किस प्रोसेस को होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डिसीजंस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस वेरियस स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम टू स्केड्यूल द प्रोसेस। सीपीयू किस प्रोसेस को मिलना चाहिए, कितनी देर के लिए मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, तो सीपीयू स्केड्यूलिंग जो है उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं। और ये बेसिकली सीपीयू स्केड्यूलिंग का टास्क कौन परफॉर्म करता है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। दिस इज अ टास्क ऑफ द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर टू स्केड्यूल द सीपीयू फॉर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द जॉब पूल। मतलब जॉब पूल मतलब सेकेंडरी मेमोरी में जो जॉब्स हैं, फिर वो रेडी क्यू में लाए जाते हैं, और किस प्रोसेस को कितनी देर के लिए सीपीयू एलोकेट होगा। तो ये सारी स्केड्यूलिंग का काम कौन करता है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। मतलब रेडी स्टेट से रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में लाने का काम वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का काम है। Whenever the running process requests some input output operation, then the short term scheduler saves the current context of the process, also called PCB, and changes its state from running to waiting. एक पर्टिकुलर प्रोसेस को यदि रनिंग स्टेट से वेटिंग में डालना, मतलब उसे इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है अभी उस प्रोसेस को, तो सीपीयू आइडल हो गया तो दूसरी प्रोसेस को ले आया जाता है सीपीयू के लिए, ठीक है। बट जो प्रोसेस जिसको वेटिंग स्टेट में डाला गया उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में ये शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या करता है, जिस स्टेट से उसको हटाया गया, मतलब अब वो वेटिंग में चला गया, उसका वो करंट कंटेक्स्ट जो होता है उस प्रोसेस का, मतलब जो स्टेट मेंटेन्ड है वो सारी डिटेल्स, मतलब लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट हो रहा था और बाकी डिटेल्स वो सारी पीसीबी में सेव हो जाती है, और वो प्रोसेस के साथ किस स्टेट में चला जाता है, वेटिंग स्टेट में। ड्यूरिंग द टाइम प्रोसेस इज इन वेटिंग स्टेट,
The short term scheduler picks another process from the ready queue and assigns the CPU to this process. This procedure is called, इसी को context switching कहते हैं, ठीक है. मतलब जितनी देर के लिए CPU आइडल है, मतलब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, उसको इनपुट आउटपुट दे दिया गया, तो आइडल ना रहने की बजाय उसे फिर दूसरी प्रोसेस एलोकेट हो जा रही है, तो इसको कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग. मतलब दूसरी प्रोसेस तो वेटिंग में चली गई और एक दूसरी प्रोसेस को किस में ले आया गया, रनिंग स्टेट में. दैट मीन सीपीयू एलोकेट हो गया. तो प्रोसेस के कंटेक्स्ट बदल गए ना. रनिंग टू वेटिंग, एक रनिंग टू वेटिंग में चली गई, एक रेडी से रनिंग स्टेट में आ गई, तो इसको कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं. बाकी कंटेक्स्ट स्विचिंग जो है हम आगे भी देखेंगे डिटेल में. व्हाट इज सेव्ड इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये पीसीबी में क्या सेव रहता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोसेस. द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज डिलीटेड व्हेन द प्रोसेस इज टर्मिनेटेड और किल्ड. There is the following information which is saved in the process control block and is changing with the state of the process. ये पीसीबी में चीज़ें चेंज होती रहती क्योंकि प्रोसेस की स्टेट भी चेंज हो रही. तो प्रोसेस जब क्रिएट हुई है और उसके कंप्लीशन तक पूरा वो किस स्टेट में कब है क्या है, सारी डिटेल्स जो है कहाँ मेंटेन रहती, प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स मेंटेन रहते हैं इसमें पूरे. तो पीसीबी में सारी चीज़ें मेंटेन रहती है और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसको किल कर दिया जाता है, तभी पीसीबी को भी बिल्कुल डिलीट कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस का. हर प्रोसेस का पीसीबी मेंटेन होता है. सो पीसीबी में बेसिकली होता क्या क्या है देखिए, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रहते हैं एक प्रोसेस के. वो एट्रीब्यूट्स क्या क्या है ये हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं, बट यहाँ भी देखते हैं. हर प्रोसेस की प्रोसेस आईडी मेंटेन रहती है, प्रोसेस की क्या स्टेट है, पॉइंटर, प्रायोरिटी क्या है उसकी, प्रोग्राम काउंटर, देन सीपीयू रजिस्टर्स, अलग अलग डाटा जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में सेव है वो सारे मेंटेन रहेंगे. इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और जो भी और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ प्रोसेस. सो ये हो गया आपका पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. नाउ स्केड्यूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड स्केड्यूलिंग. In multi-programming, if the long-term scheduler picks more IO-bound processes, then most of the time the CPU remains idle. The task of operating system is to optimize the utilization of the resources. Input output और CPU दोनों का efficient utilization हो सके, कोई भी resources जो है उनको optimum use किया जा सके, ठीक है, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए किसी की भी, प्लस efficiently आपके टास्क भी कंप्लीट हो. तो रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए स्केड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है. ज़्यादा इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस होंगी तो सीपीयू खाली रहेगा, और ज़्यादा सीपीयू मतलब सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस होंगी तो फिर जो है वहाँ पे डेडलॉक की स्टेट आ सकती है, या फिर इनपुट आउटपुट बाउंड बिल्कुल ही खाली है वो, ठीक है, तो एक एफिशिएंसी वहाँ भी घट रही है. If most of the running processes change their state from running to waiting, then there may always be a possibility of deadlock in the system. Hence, to reduce this overhead, the operating system needs to schedule the jobs to get the optimum utilization of the CPU and to avoid the possibility of डेडलॉक. एक ही रिसोर्स पे सारी प्रोसेसेस वर्क करेंगी तो वहीं तो डेडलॉक की पॉसिबिलिटी रहती है ना. तो बेटर है जो अलग अलग रिसोर्सेज है जैसे सीपीयू या इनपुट आउटपुट बाउंड, जो इनपुट आउटपुट जो रिसोर्सेज हैं, प्रोसेसेस को ऐसे सेलेक्ट किया जा रहा है कि कुछ इनपुट आउटपुट की तरफ बिजी रहे, कुछ सीपीयू की, तो एक परफेक्ट सा जो है मिक्स बना रहता है. सो एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, इसीलिए स्केड्यूलिंग की जो है ज़रूरत पड़ती है. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.